स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2021 कक्षा 10 विषय गणित के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। और इसमें क्या देखने वाले हैं देखिए, तो सेक्शन बी के प्रश्न संख्या 31 से 34 तक का हल, यानी कि 4 प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला, उसका 4 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले 4 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पूरा मॉडल सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले जितना सवाल था उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन ये है कि ग्राफीय विधि से हल करें। आपको देखिए कि दो रैखिक समीकरण दिया गया है और इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब आपको पेज पे एक दोनों समीकरण का लाइन ग्राफ खींचना होगा और जहां पे कटेंगे दोनों वही उसका हल कहलाएगा। यानी अगर x और y का वैल्यू आपको बताना है, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं, किसी ग्राफीय विधि से। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। जो आपको समीकरण दिया गया है देखिए ये और ये, तो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए तो सॉल्यूशन में हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1 है और इसे मान लेते हैं समीकरण 2 है। अब देखिए काम क्या है हमारा, समीकरण 1 को हल करके y का मान निकालिए आप x के रूप में। कैसे निकालेंगे देखिए, 5x माइनस 3y इक्वल टू, ये माइनस में 7 है, इधर आएगा तो प्लस में, इम्प्लाइज दैट देखिए 5x, ये 7 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये 3y इधर माइनस में, इधर लाए तो प्लस में। फाइनली अगर हम बात करें कि y बराबर कितना लिखेंगे, तो 5x माइनस 7/3 आ जाएगा। क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर हम पलट देंगे तो y इधर आ जाएगा और 5x माइनस 7/3 इधर आ गया। ये निकाल लेने से हमारा अब पॉइंट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है ग्राफीय विधि के लिए। अब देखिए पॉइंट कैसे निकाला जाता है, समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग इस तरह का बना लेंगे बॉक्स, ठीक है, 2 1 3 दिख रहा है आप लोग को, 3 बॉक्स ऐसे बना लीजिएगा। एक में x और एक में y नाम दे देना है और यहाँ पर दे देना है x, y, इस तरह से नेम, यानी x y का जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट के रूप में यहाँ लिखेंगे। अब देखिए कि इस समीकरण में x का क्या मान रखा जाए। ऐसे तो कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू अगर परिमेय संख्या में आ जाता है 5/2, 7/3, तो उसे ग्राफ पर खोजना मुश्किल हो जाता है पॉइंट को। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि ऐसा संख्या रखा जाए जो पूरा कट के y एक पूर्णांक हमें मिल जाए, संख्या मिल जाए। तो क्या रखा जाए देखिए, अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 1 रखते हैं तो 5 माइनस 7/3 माइनस 2/3 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या में आ गया, मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2, x के जगह पे 2 रखेंगे। तो रफ वर्क में आप लोग कीजिएगा। देखिए अगर हम x के जगह पे 2 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 गुना 2 माइनस 7/3, यानी 10 माइनस 7/3, यानी 10 माइनस 7 3/3, कट के क्या आ गया, यानी y का मान क्या आ गया, जब हम x का मान 2 रखे तो y का मान 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ y के नीचे क्या रख देंगे, 1, और इस तरह से हमें पॉइंट मिल गया 2,1। ये एक पॉइंट मिला इस समीकरण के लिए। अब फिर एक पॉइंट सोचिए, कम से कम 2 पॉइंट हमें सोचना होता है कि क्या रखा जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ y की जगह, x के जगह पे अगर -1 रख देते हैं तो देखिए y का वैल्यू क्या आपको मिल जाएगा, 5 इंटू -1 -7/3 हो गया। तो -5 -7/3 यानी कि -12/3 और 3 चौके 12, क्या मिल गया, -4, एक पूर्णांक मिल गया। तो पूर्णांक ही हमें ढूंढना रहता है, यानी कि x का वैल्यू अगर हम -1 रख दिए तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -4, और इस तरह से पॉइंट हमें क्या मिल गया, -1, -4। तो ये आपको एग्जाम में रफ में करके देखना होगा कि x का क्या मान रखें ऐसा पूर्णांक जो y भी हमें पूर्णांक में मिले, तो पॉइंट हमें वहां पर अंकित करना आसान हो जाता है। चलिए सेम काम यही हम समीकरण 2 के लिए करने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग समीकरण 2 के लिए। तो चलिए यहां से भी पहले सॉल्व कर लीजिए। x + 4y
इक्वल टू 6 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 4y इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाय 4, इस तरह से निकाल लिए। अब इसके नीचे भी हम लोग एक बॉक्स ऐसे बना लेंगे समीकरण 2 के लिए, और यहाँ भी हम लोग इस तरह से 2 लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इधर से भी ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया x, y। अब फिर से आपको सोचना है कि x के जगह पे हम क्या रखें पूर्णांक, कि y भी हमें पूर्णांक में मिले। तो देखिए अगर हम 2 रखते हैं x के जगह पे 6 माइनस 2/4, तो हमें y क्या मिलता है, 6 माइनस 2 4, 4/4 क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी कि x 2 रखें तो y क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो पॉइंट क्या बन गया हमारा, 2,1। फिर आपको सोचना है कि क्या रखें। इस बार हमें आसानी से दिख रहा है कि 6 रख दें। अगर हम 6 माइनस 6 हो जाएगा तब 4, और 6 माइनस 6 0, 0/4 क्या मिल गया, 0। 0 भी एक पूर्णांक है, आसान नंबर मिल गया हमें। तो x का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 0, और पॉइंट क्या मिल गया हमें, 6,0। इस तरह से दोनों समीकरण का आपको 2-2 पॉइंट निकाल देना है। अब हमें देखिए कि ग्राफीय विधि में क्या करना है, कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए तो ग्राफ के लिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्जाम में, वहां पर आपको x एक्सिस y एक्सिस आपको अपने मन से बनाना है ग्राफ पेपर पे। कैसे बनाएंगे देखिए, 2 लाइन हमें खींचना होता है, एक x के लिए और एक y के लिए। इस तरह से हम लोग खींच लेंगे। ये y एक्सिस का हो गया, और ये x एक्सिस हो गया। देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, x एक्सिस x डैश, और इसे y डैश। यहाँ मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ पर सबको पता है। और अब देखिए पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए कि x वाले को ध्यान से, तो x का निगेटिव में मान -1 है और x का पॉजिटिव में मान 2 है और अधिकतम 6 है। तो आपको दाहिने तरफ 6 पॉइंट तक बना लेना है और बाएं तरफ -1 तक बना लेना है। इससे आपका काम चल जाएगा। और बराबर बराबर पॉइंट आपको बनाना है नाप करके स्केल से। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए इंच से ले लेते हैं नाप करके हम लोग 6 बराबर पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6, चाहे तो एक ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इधर देखिए -1 और ये हो गया -2, यानी आप पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया -1, ये हो गया -2। उसी तरह से अब y में कितना तक लिखना है, तो देखिए y को ध्यान से, y में माइनस में 4 तक गया है, यानी नीचे 4 तक जाना है, और प्लस में 1 तक ही गया है, तो नीचे आपको 4 तक आना है। तो देखिए यहाँ हम बराबर एक मात्रक रख लेते हैं इस तरह से, और 1 2 3 4, एक ज़्यादा लेना है तो ले सकते हैं, ऊपर भी 1 2 ले लिए हम लोग। और देखिए अब इसका नाम लिख दीजिए, ये -1 हुआ y अक्ष के लिए, यहाँ पे जगह का कमी है थोड़ा, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं -1 ये है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये 1 है और ये 2 है। इस तरह से हम लोग इसको देखते हुए वहाँ पर लिख दिए संख्या को। अब देखिए क्या करना है, अब आपको पहले समीकरण के लिए पॉइंट जो दिखा हुआ है उसको वहाँ पे अंकित करना है। तो पॉइंट 2 1 कहाँ आएगा, तो देखिए x में 2 और y में 1 चलेंगे, x में 2 और y में 1, दोनों तरफ से अगर चलते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा 2,1 मिल जाएगा। x में 2 सीधा में चलेंगे और y के सीधे में 1 में चलेंगे, तो ये मिल गया 2,1। फिर दूसरा पॉइंट देखिए -1, -4, -1 आपका x में है यहाँ पर और -4 आपका यहाँ है, दोनों के सीधे में यहाँ चलिए, ये पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा, ये -4 है, ये पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिला, -1, -4। अब दोनों पॉइंट को आपको स्केल से सीधा मिला देना है। देखिए इस तरह से
मिला दिए हम लोग सीधा, और ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से अगर हम समीकरण 2 के लिए पॉइंट देखिए, पहले अंकित करेंगे 2,1, तो पहले से ही हमारा 2,1 यहाँ पर लिखा जा चुका है। दूसरा पॉइंट है 6,0, तो x 6 और y 0, यही पॉइंट है, यही पॉइंट कहलाएगा 6,0। अब इस दोनों पॉइंट को आपको मिलाते हुए ग्राफ खींचना है, लाइन खींचना है। ये हो गया समीकरण 2 के लिए। अब आप देखिए ध्यान से कि दोनों समीकरणों का यही ग्राफ हो गया, तो दोनों लाइन, दोनों रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो 2,1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमारा जो हल हुआ यही वाला बिंदु हल हो गया, यानी x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। तो हम लोग अब लिख लेंगे इसके लिए 2-4 लाइन। क्या लिखेंगे? देखिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,1 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारा हल हो गया, आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको एनसीईआरटी का प्रमेय 6.6 है। एनसीईआरटी बुक क्लास 10 में आपको ये मिल जाएगा। ये एक प्रमेय है और इसे आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन चुका है। 100 जो ऑब्जेक्टिव था उसमें एक क्वेश्चन इस पे भी था। तो चलिए आज हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या है? देखिए प्रोसेस क्या होता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको प्रमेय में क्या दिया है उसे लिख लेना होता है। दूसरा स्टेप कि सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेना है। और तीसरा स्टेप अगर सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करने की जरूरत पड़ती है फिगर में, वो कर लेंगे। और चौथा प्रमाण लिख करके हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज, पहले ही बता दिया है कि आपको दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए दो त्रिभुज का हम लोग चित्र बना लेंगे इस तरह से और लिख लेंगे यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये समरूप का चिन्ह होता है, आप लोग को पता होगा। तो ये दिया हुआ है आपको। तो चलिए यहाँ पर दो चित्र बना लीजिए दो त्रिभुज का। चलिए तो एक त्रिभुज हम ऐसा बना लिए, एक इसी टाइप का, एक इससे बड़ा त्रिभुज बना लीजिए, थोड़ा बना लीजिए। एक का नाम दे दीजिए ABC और दूसरे का PQR। आपको यही दो त्रिभुज समरूप दिया गया है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है? देखिए तो सिद्ध करना है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया AR लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है। फिर AR ट्रायंगल PQR। इसका क्या मतलब? AR का मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे, अनुपात का मतलब बटा होता है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उसकी संगत भुजा। संगत भुजा क्या होती है? जैसे यहाँ से AB है तो उसके संगत यहाँ से PQ है, तो ये दोनों का अनुपात लेंगे, AB बटा PQ लेंगे और इसका वर्ग कर लेंगे, क्योंकि आपको दिखाना है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। फिर दूसरा भुजा में संगत लीजिए, यहाँ से BC लेंगे तो इधर से QR। देखिए BC QR, तो BC बटे QR इसका वर्ग ले लीजिए। और तीसरा भुजा क्या बचा? देखिए इधर से चलेंगे, AB BC हो गया, CA तो इधर से RP, तो CA बटे RP इसका वर्ग। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करने के लिए हमें ना उस दोनों त्रिभुज में कुछ रचना करने की जरूरत है। क्या रचना करेंगे? तो उसे लिख रहे हैं। देखिए रचना, क्या रचना कर रहे हैं? देखिए A से BC भुजा पर लंब डाल रहे हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण जो बनाता है,
ऐसा, इधर भी 90, इधर भी 90। P से QR भुजा पर भी लंब डाल रहे हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। इसका नाम कुछ दे देते हैं M और इसका नाम दे देते हैं N। और हम लोग अब लिखेंगे क्या कि AM परपेंडिकुलर का चिन्ह होता है लंब का BC, यानी AM BC पर लंब डाला, तथा PN और ये परपेंडिकुलर का चिन्ह है लंब QR, और इसे हम लोग लिख देंगे खींचा, मतलब कि ड्रॉ किए। ठीक है, AM BC पर लंब डाले और PN QR भुजा पर लंब डाले। अब क्या करना है, अब हमें प्रमाण लिख करके इसका प्रूफ करना है कि ये बात को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए देखिए आपको ये लेकर के चलना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसमें समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, सबको पता होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। आधार को B से सूचित करते हैं, ऊंचाई को H से। इसके लिए भी 1/2 PQR का क्षेत्रफल B गुने H लिख लेंगे। ये हाफ हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर देखिए अब B बचा। तो त्रिभुज ABC में आधार क्या है, आधार देखिए जिस पर लंब गिरती है वही भुजा आधार कहलाती है। इस पे लंब बना है BC भुजा पर AM लंब है, तो BC ही आधार हुआ इसका। और H क्या है, ऊंचाई क्या है, यही जो लंब गिरा है AM, ये हो गया इसका H। उसी तरह से PQR त्रिभुज में देखिए कि आधार क्या है, तो इसका आधार क्या है, QR है, और ऊंचाई क्या है, P से N है, PN है ऊंचाई। ये हम लोग निकाल के रख लेंगे समीकरण 1 मान के। ठीक है, इसका यूज अब बाद में होगा। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अब हमें एक त्रिभुज देखिए छोटा वाला त्रिभुज यहाँ से लेंगे ABM, ये वाला इधर वाला पार्ट यहाँ से ABM, और इधर से ले रहे हैं PQN, यहाँ से ऐसे त्रिभुज छोटा वाला ले रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज को पहले हम समरूप अब दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे देखिए, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, दोनों त्रिभुज में हम क्या चल रहे हैं लेकर के देखिए, किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए अगर आप दो कोण बराबर दिखा देते हैं तो एंगल कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ का कोण B और यहाँ का कोण Q इस दोनों त्रिभुज का बराबर है। क्यों बराबर है, अब उसका कारण भी लिखेंगे हम लोग। कोण B बराबर कोण Q बराबर है चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये पहले ही आपको दिया हुआ है सवाल में कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है। और हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण B और Q क्या होगा, बराबर। तो वहीं से हम लोग लिख दिए। दूसरा चीज देखिए, कोण M इसका अगर देखें हम लोग और इसका कोण N, तो क्या है, दोनों बराबर है। कोण M बराबर कोण N, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब खींचे थे तो हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देखें कि दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के, किस नियम से, तो AA समरूपता से, AA समरूपता से, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो त्रिभुज समरूप है तो देखिए हम लोग क्या नियम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो हमने ये से सिद्ध किया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग लिख सकते हैं अब एक बात, क्या लिख सकते हैं कि इसकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर, तीनों भुजा। लेकिन हमें दो ही लिखना जरूरत के अनुसार। क्यों दो लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज समीकरण 1 में देखिए कि AM बाय PN आप निकाल के रखे हैं, तो यही वाला यहाँ से लेना है। देखिए इसका भुजा लीजिए AM और इसका संगत भुजा क्या होगा, PN। तो लिख लेते हैं AM बाय PN बराबर, देखिए यहाँ से AM बाय PN लिए, दूसरा भुजा आप ले लीजिए AB, क्या ले लेते हैं, AB इधर से ये,
तो इसके संगत क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो ए बी बाय पी क्यू ये हमने निकाल के रख लिया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चले थे हम लोग, ये समीकरण 2 हो गया। अभी समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल के रखे हैं, एक अभी और समीकरण निकालने जा रहे हैं 3, तब हम लोग का काम होगा, आगे बढ़ेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जगह कम है, हम इसे मिटा करके अब आगे बनाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग को दिया हुआ था सवाल में कि त्रिभुज ए बी, सूखा ना हो इसको, थोड़ा यहाँ भीगा हुआ है। चलिए देखिए, तो आपको सवाल के शुरुआत में ही दिया था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये तो पहले ही सवाल में दिया था। तो इस नियम से हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, इसका संगत भुजा। बी सी भुजा लेते हैं इधर से, तो इसका संगत क्यू आर, और इधर से सी ए लेते हैं तो इसके संगत में आर पी लिखते हैं। इसे ही मानेंगे हम लोग समीकरण 3। तो एक समीकरण यहाँ निकला हुआ है, दूसरा समीकरण यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, तीसरा समीकरण यहाँ। अब तीनों समीकरण को हम लोग कंबाइन करेंगे एक साथ। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2, 3 से देखिए क्या लिख सकते हैं अब हम लोग। समीकरण 1 में जो लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, बराबर देखिए आपका क्या आया है। अब इस ऐसे देखिए, बी सी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा पी एन आया है। तो हम बी सी बाई क्यू आर को देखिए समीकरण 3 से बी सी बाई क्यू आर को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग बी सी बटे क्यू आर की जगह पे लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू। तो हम उसी को लिख रहे हैं ए बी बाय पी क्यू लिख दिए, गुना। अब देखिए फिर दूसरा देखिए ए एम बाय पी एन है। ठीक है, समीकरण 2 में देखिए ए एम बाय पी एन बराबर भी क्या निकाल के रखे हुए हैं, ए बी बाय पी क्यू, जो कि दोनों बराबर है। तो हम ए एम बाय पी एन की जगह पे भी ए बी बाय पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू। और दोनों सेम चीज हो गया तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, आपका एक पार्ट सिद्ध जो करना था वो आया है। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे वाले मिटा रहे हैं। हमारा यहाँ पर समीकरण 3 है, यहाँ समीकरण 4 है। इस दोनों समीकरण से देखिए अब हमारा प्रमेय प्रूफ हो जाएगा। अब चलिए, तो अब देखिए फाइनली हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से क्या लिख सकते हैं। देखिए 4 और 3 को देखिए मिलाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। देखिए ए बी बाय पी क्यू आर का होल स्क्वायर, ये तो आप प्रूव किए हैं समीकरण 4 में। और देखिए समीकरण 3 में कि ए बी बाय पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाय क्यू आर के। यानी कि अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, ए बी बाय पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाय क्यू आर के। यानी कि हम लोग ए बी बाय पी क्यू के बराबर लिख सकते हैं, तब बी सी बाय क्यू आर। चूंकि यहाँ पर वर्ग है ए बी बाय पी क्यू का, तो बी सी बाय पी क्यू क्यू आर का भी क्या होना है, वर्ग। अब देखिए फिर से
ए बी बाई पी क्यू फिर किसके बराबर है, सी ए बाय आर पी के भी बराबर है। तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं यहाँ सी ए बाय आर पी, और चूंकि इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो गया। और यही चीज तो हमें प्रूव करना था कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही हम वहां पर लिखे हैं, सिद्ध करना है। किताब लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रमेय क्या हो गया, प्रूव हो गया। हम लोग लिख देंगे कि ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सिद्ध करें कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, तो यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति का भी फॉर्मूला लगाना है और कुछ अलजेब्रिक फार्मूला भी लगेगा। तो जो जो फार्मूला का यूज होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो जहाँ यूज होगा हम वहाँ पे आप लोग को बता देंगे। तो चलिए, इसे सिद्ध करने का मतलब कि LHS लेके हमें चलना होता है और सॉल्व करके जो RHS में दिया गया है वो आपको लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हल करना इसे। LHS में जो आपको दिया है लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपको दिया गया है। ऐसे सवाल में देखिए क्या करना है, इसमें आपको करना है सबसे पहले कि नीचे जो दिया गया है हर में दोनों का लॉसा लेना होता है। और लॉसा का मतलब जब डिफरेंट चीज है, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, तो दोनों का गुणनफल ही लॉसा होता है। यानी लॉसा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इनटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपका क्या हो गया, लॉसा, दोनों का गुणनफल। अब ऊपर क्या लिखा था, तो देखिए जब डिफरेंट चीज है और दोनों का गुणनफल लॉसा होता है तो आसान एक ट्रिक है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही आता है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, नीचे भी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों को गुना कर लेंगे। सेम चीज है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखाएगा, तो देखिए फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो दोनों का गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर को आपको एक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें आपको एक्सपेंड करना है, तोड़ना है। तो फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पर यहाँ साइन थीटा है और बी के जगह पर कोस थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया इधर का। अब इधर वाला पार्ट को देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है। तो a के जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, b के जगह पे कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया। यहाँ तक दोनों एक्सपेंड। अब देखिए नीचे भी एक फार्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम चीज है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो उसका फार्मूला देखिए क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा में। तो जब सेम है तो हम लोग उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ए के जगह पे साइन थीटा है तो इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस बी के जगह पे कोस थीटा है तो इसे लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप ऊपर में, यहाँ पर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा है और यहाँ पर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी सेम चीज है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हो गया कैंसिल। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे हम लोग। अब आगे देखिए यहाँ से
हमें चूंकि नीचे में 2 ऊपर 2 प्रूव करना है तो 2 तो आ गया है, नीचे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग इसी फार्मूले से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे है माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहले से ही। तो बराबर देखिए क्या आया गया, 1 प्लस 1 2, यहाँ 1, और यहाँ पर माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा दोनों से माइनस में, तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा और हो जाएगा -2 कोस स्क्वायर थीटा। और यही तो आपको देखिए लाना है RHS में, तो बराबर RHS हमारा क्या हो गया ये। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, इसमें 60 शंक्वाकार ठोस लोहे के कुछ टुकड़े इस प्रकार डाले गए कि यह पानी में पूरी तरह डूब गए, जबकि प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 0.04 मीटर है। पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन है। तो बेलन आप लोग को पता होगा मैथ में कैसे बनता है, बेलन सिलेंडर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए बेलनाकार एक बर्तन है, ठीक है, बेलनाकार बर्तन, ठीक है। ये बेलनाकार बर्तन में है, कुछ पानी पहले से मान लीजिए भरा हुआ इस तरह से, ठीक है। लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में क्या है, कुछ पानी भरा हुआ। यहाँ पे त्रिज्या होती है, यहाँ भी त्रिज्या, ठीक है, ये R हो गया, समझ लीजिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कुछ पानी पहले से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें 60 शंक्वाकार ठोस लोहे के कुछ टुकड़े इस प्रकार डाले गए कि यह पानी में पूरी तरह डूब गए। 60 शंक्वाकार लोहे के टुकड़े हमें डालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शंकु के आकार का छोटा छोटा लोहा का टुकड़ा डाला गया इसमें। देखिए यही शंकु हो गया, ऐसा ही होता है शंकु, जिसमें कितना पीस डाला गया, 60 पीस, एकदम छोटा छोटा समझिए, यहाँ फिगर समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिए। तो 60 शंक्वाकार लोहे के टुकड़े ने इसमें डाल दिए गए, ऐसे कर करके, ऐसा ऐसा बहुत सारा 60 शंक्वाकार लोहे के टुकड़े डाल दिए, बहुत सारा 60। तो 60 क्या हुआ, डालने पर पानी में पूरी तरह डूब गया। तो डूब गया तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा। जानते हैं हम लोग पानी जैसे घड़ा में रखा हुआ है या कोई भी चीज में रखा हुआ है, तो उसमें अगर हम लोहा का टुकड़ा डालते हैं तो क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, पानी के स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो 60 शंक्वाकार लोहा का टुकड़ा जब इसमें गया तो इसका पानी का लेवल यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, कुछ वृद्धि हो जाएगा। तो समझ लीजिए पहले तो यहाँ तक था लेवल, अब क्या हुआ ना, लेवल समझ लीजिए यहाँ तक बढ़ के हो गया, पानी के स्तर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। पहले यहाँ तक था लेवल, अब हो गया यहाँ तक लेवल। तो ये जो जितना वृद्धि हुआ पानी के स्तर में, यही आपसे पूछा जा रहा है कि पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। और आपको जो शंकु डाल रहे हैं लोहा का, उसका भी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसका त्रिज्या R दे दिया है 3 सेंटीमीटर और H ऊंचाई दे दिया है 0.04 मीटर। और ये बेलनाकार बर्तन में भी दे दिया है, देखिए क्या, 24 सेंटीमीटर इसका व्यास है, यानी D बराबर इसका दे दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन है, समझ गए हम लोग। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि पानी के स्तर में जो वृद्धि हुई ना यहाँ से यहाँ तक, ये H सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। मान लेते हैं कि माना कि पानी के स्तर में हुई वृद्धि बराबर H सेंटीमीटर, H सेंटीमीटर ऊंचाई तक वृद्धि हुआ, ये मान लिए। यानी H का मान हमें निकाल देना है यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बेलन के लिए, तो बेलन के लिए D दिया हुआ है, व्यास त्रिज्या निकाल लीजिए। तो बेलन की त्रिज्या बराबर होता है, अगर त्रिज्या को R से सूचित करें तो R बराबर D/2 होता है। व्यास का आधा, तो व्यास आपको कितना दिया हुआ है, 24, तो ये हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, इसका त्रिज्या निकल गया। अब बढ़े हुए पानी का ऊंचाई कितना माने हैं हम लोग, स्तर में वृद्धि कितना हुआ है, H माने हैं। तो बढ़े हुए पानी का आयतन हम लोग निकालेंगे,
ठीक है, पानी के स्तर में हुई वृद्धि के कारण बढ़े हुए पानी का आयतन, बढ़े हुए पानी का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बेलन के बर्तन, बेलनाकार बर्तन में पानी है तो उसका आयतन भी बेलन के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता होगा आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई को अभी हम लोग रहने देंगे, आर का मान देखिए 12 दिया हुआ है तो गुना 12 गुने 12 लिख देंगे, और एच ऊंचाई तो हम माने ही हुए हैं एच, तो ये एच ही रह जाएगा, हमें एच का ही मान तो निकालना है। अब चलिए अगला, अब देखिए शंकु के लिए हम लोग निकालेंगे आयतन। शंकु के लिए अगर बात करें तो शंकु के लिए त्रिज्या आपको कितना दे दिया है, आर बराबर देखिए 3 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, और ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दिया है 0.04 मीटर। लेकिन देखिए चूंकि सारा मात्रक जितना भी चीज दिया है सब सेंटीमीटर में है और ये मीटर में दे दिया है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम लोग। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना होता है, तो 0.04 गुना 100 करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर, और जब इसको इससे गुना करेंगे 100 से तो 4 निकल जाएगा सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो ऊंचाई कितना हो गया, शंक्वाकार ठोस लोहा का जो टुकड़ा है उसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3। चूंकि 60 ऐसा टुकड़ा डाल रहे हैं तो हमें 60 शंक्वाकार लोहे के टुकड़े का आयतन निकालना है, तो 60 शंकु का आयतन लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए 60 एक का जो होता है उसमें 60 से गुना कर देंगे, 60 का निकल जाएगा, तो 60 गुना शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 से ये कट गया, 20 बार में 20 हो गया, तो 20 गुना पाई गुना आर का मान देखिए कितना दिया है 3, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, और इसका ऊंचाई कितना है 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये निकाल लिए। अब समझिए क्वेश्चन को अच्छे से। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हम बढ़े हुए पानी का आयतन निकाल के रख लिए, यहाँ 60 शंकु का आयतन निकाल के रख लिए। अब देखिए अगर 60 शंकु का लोहा का टुकड़ा डाले हैं और उसके कारण पानी का जो स्तर का वृद्धि हुआ है, तो पानी बढ़ा हुआ पानी का आयतन और 60 शंकु का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जितना भारी चीज डालते हैं कोई भी पानी में उसके ही आयतन के बराबर पानी ऊपर आ जाता है। तो यहाँ हम माने ही थे कि इतना ऊपर आता है, तो यानी बढ़ा हुआ पानी का आयतन और 60 शंकु का आयतन दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। हम लोग दोनों को बराबर कर लेंगे और हल करके एच का मान निकाल देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए हम लोग क्वेश्चन मिटाते हैं क्योंकि जगह का कमी है, और अब आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे कि बढ़े हुए पानी का आयतन, बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर होगा किसके, 60 शंकु के आयतन के, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिख लेंगे बढ़े हुए पानी का आयतन कितना है, पाई गुना 12 गुने एच बराबर 60 शंकु का आयतन कितना है, तो 20 गुना पाई गुने 3 गुना 3 गुना 4, ठीक है। अब देखिए पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एच बराबर क्या लिखेंगे, इधर जितना चीज है लिख लीजिए 20 गुना 3 गुना 3 गुना 4, और ये दोनों इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 12 गुना 12। अब कटा लीजिए, 4 तिया 12, 3 3 कट गया, 3 चौके 12 और 4 से 5 बार में 20, यानी 5 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यानी कि पानी के स्तर में हुई वृद्धि कितनी, 5 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और शेयर भी कर दें दूसरे स्टूडेंट को ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, सवालों को समझ सके। और मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।